cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है। मैं गुड़गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प शख्स भी मौजूद हैं। उनका नाम है डॉक्टर विपुल मुद्गल। पुराने दोस्त भी हैं लेकिन फ़िलहाल मेरे मेहमान हैं जी। कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं। कॉमन कॉज एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो वो क्या 3 बातें हैं जो ये करता है? देखिए, कॉमन कॉज सबसे पहले तो जनहित याचिकाएं करता है। सार्वजनिक इंटरेस्ट के जो विषय होते हैं कि जो हमारे सामने होता है, बहुत ऐसी चीज़ घटित हो रही होती है जैसे नहीं होना चाहिए, या कोई बहुत बड़े संस्थान है हमारे देश के, वो अचानक उनके साथ कोई अन्याय हो रहा होता है या हिरास हो रहा होता है उनका, तो उसके लिए काम करता है। और दूसरा, कुछ पुलिस रिफॉर्म्स, और जैसे कि बेहतर हो, अच्छी पुलिस हो, जनता के साथ काम करने वाली पुलिस हो, सिटीज़न सेंट्रिक हो, उसके लिए काम। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के बहुत बड़े बड़े, जिनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी एक लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ठीक तरह से काम करने दिया जाए और वो ठीक तरह से काम करें, ये भी आपके जो इग़राज़ व मक़ासद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि देखिए, CAG ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसका काम है कि पूरे सरकार में जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता है, अलग अलग मंत्रालय, कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जो 30, 40, 50 हज़ार करोड़ रुपया एक साल में खर्च ना करता हो, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? तो ये करते हैं। लेकिन अगर CAG की देखरेख नहीं की गई ठीक से, उसका अपॉइंटमेंट अच्छे आदमी का नहीं हुआ, गलत आदमी का अपॉइंटमेंट हो गया, तो फिर वो पूरा संस्थान बेकार है, वो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। CAG के से पहले मैं आता हूँ CBI की तरफ से जी, और चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, विजिलेंस भी आता है। जी, CVC, CAG, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इंडिया के, इन सब के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इन पे अपॉइंटमेंट्स के ऊपर हम लोग नज़र रखते हैं कि तो अपॉइंटमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, जुडिशरी में भी होते हैं, लेकिन जुडिशरी चूँकि स्वायत्त है हर तरह से, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिसको जनता के सामने लाने की आवश्यकता होती है जुडिशरी के बारे में भी, तो वो भी हम लोग करते हैं। बल्कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की भी हम बात कर रहे हैं। एक जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल बने जिसमें कि एक अच्छी, साफ़ सुथरी और जनता के प्रति सजग जुडिशरी बने। विपुल मुद्गल, जुडिशरी पे लोग कहते हैं हमला हो रहा है, लोग कहते हैं CBI पे भी अटैक्स हैं, फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी लोग कहते हैं कि दांव पे लगी हुई है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रहार इस्टेब्लिशमेंट कोई भी होता है, वो किसी भी जगह की सरकार हो सकती है, किसी भी वक्त की सरकार हो सकती है, लेकिन समझा ये जाता है कि पिछले कुछ सालों में ये कहा जाता है कि इस तरह के अटैक्स जो इंस्टीट्यूशंस पे हैं वो ज़्यादा हुए हैं। ये बात सही है क्या किसी हद तक? ये बात बिल्कुल सही है, और उसका उद्देश्य ही है, स्वायत्त संस्थानों का उद्देश्य ही ये है कि वो सबके ऊपर नज़र रखें, और जो सबके ऊपर नज़र रखेगा उससे डरेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट का सारा काम ही ये है। देखिए, जिस तरह से देश में चुनाव होते हैं, हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ की आवश्यकता पड़ती है नेताओं को, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से जुटाया जाता है, तो वो ये आड़े आते हैं उसकी, तो ये संस्थान उनको रोकते हैं ऐसा करने से। तो इन संस्थानों को अगर किसी तरह से दबा दिया जाए और कुचल दिया जाए, तो उससे उनका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो जो भी हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकारें हों, वहाँ पे अक्सर काफ़ी लोगों की सारी शक्ति इसी में लगती है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स ख़राब लोगों के किए जाएं, अच्छा कोई ईमानदार आदमी ना आ जाए कहीं, क्योंकि वो फिर आपकी बिडिंग नहीं करेगा। आप जो कहते हैं कि फ़लाँ पे हमला करो, एक प्रधानमंत्री कहता है कि फ़लाँ चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो मैं करूँगा और फ़लाँ के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, तो ये आप सेलेक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर संस्थानों का, तो वो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अब ज़रा साफ साफ बातें हो जाएं जी। अभी तो थोड़ा सा जेनरिक टर्म्स में बात हुई कि साहब कॉमन कॉज क्या है, मुद्गल साहब का क्या काम है। देखिए, सच ये है कि पिछले कुछ सालों में ये शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं, कि ख़ास तौर पे लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, और जो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है जैसे बंगाल की CBI जाती है बंगाल में, और ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस बात पे एतराज़ है कि साहब ये CBI किस तरह से जो मामलात हैं लोकल पुलिस के या और दूसरी चीज़ों उसमें इंटरफेयर कर रही है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का इल्ज़ाम CBI पे ये है कि साहब जो जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये केस्ड पैरट है,
पिंजरे में बंद तोता है और सरकार जैसी चाहे वो मनमानी करती है। इस सब में आप सच कहाँ देखते हैं? देखिए, अब आपने कहा ये अब एक तरह से पूरी सिस्टम की आपने परतें खोल के रख दी। ऑपोजिशन भी एक संस्थान है, कोर्ट कचहरी भी संस्थान है, सीबीआई भी एक संस्थान है। तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलके अगर काम करते हैं तो सोने में सुहागा हो सकता है। बहुत अपोजिशन अपना काम करे और हवा निकाले सरकारों की, और फेडरलिज्म अपनी जगह काम करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में कुछ संबंध हैं, उन संबंधों की एक अपनी गरिमा है, उसका पालन किया जाना चाहिए। तो इसी तरह इसी को कहते हैं प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, कि ये चीज़ें सभी चीज़ें अगर अपना अपना काम करें, साफ सफाई रहे सार्वजनिक जीवन में, तो ये बहुत अच्छा होगा। खाली प्रजातंत्र के लिए ही नहीं बल्कि जनता के लिए बहुत अच्छा मेरा होगा। आपसे सवाल था कि फूलेंगे सच लोग। कहाँ है? सच सच इसमें ये है कि सरकार ये चाहेगी कि हम कुछ लोगों के ऊपर हमला करें और कुछ लोगों के ऊपर ना करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन, ये तो कोई नहीं बता सकता कौन बेईमान है और कौन इनमें नहीं है। तो ये बात भी हो सकती है कि आप सही समय पे जहाँ पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करते, और जहाँ पे आपको करनी चाहिए वहाँ पे आप कन्नी काट जाते। बिल्कुल मुद्गल, परसेप्शन आम जनता में ये है कि सीबीआई, और मैं ये कोई आज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जब भी कुछ हुआ है कि आम तौर पे जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं सीबीआई के। ये बड़ी भारी समस्या समझी जाती है, और इसी तरह से जो कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी शक एक तरह से होने लगा है। मैं आपसे ये चाहता हूँ जानना कि क्या आप इस तरह की शिकायत आम लोगों के हवाले से सुनते हैं, क्योंकि आप तो कॉमन कॉज कहते हैं अपने आप को, कि इस तरह का परसेप्शन है लोगों में? बिल्कुल परसेप्शन है और हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा है। इस सरकार ने एक तरह से हमला बोल रखा है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और हम ये मानते हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और नहीं हो रहा तो उसकी कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है। जैसे किस तरह के इंस्टीट्यूशन, एक एक करके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियम कानून हैं कि आपको इतनी राशि रखनी है हर समय, वो कुछ जिनका पालन हमेशा से करते आए हैं। तो एक डायरेक्टर साहब पहले छोड़ के जा चुके थे कंट्रोवर्शियल तरीके से, दूसरे फिर उसके बाद छोड़ के चले गए, उसके जो गवर्नर थे। तो उसके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आए जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई आप कैरियर ब्यूरोक्रेट को तो वहाँ रखा नहीं जाता, बहुत समय से नहीं रखा जाता, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है, अब अलग तरह की, क्योंकि समझाया जाता है कि जो करियर ब्यूरोक्रेट है उसको सरकार आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। तो एक बात ये हुई। दूसरा, जैसे संस्थानों में है, सीबीआई के बारे में लगातार कहा जाता है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक अपने विरोधी हैं उनको दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि आप ऐसे अधिकारियों को लाते हैं, या तो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं उनकी, पहले से करप्ट अधिकारियों को आप ले आते हैं जिसको कि आप बाद में अपने इस बात के लिए तैयार कर सकें कि आपकी बिडिंग करे वो, और या फिर आप अपने चहेतों को लेके आते हैं, या आइडियोलॉजिकल ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखते हैं और दूसरों से ना इत्तेफाकी रखते हो। तो इस तरह से करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी तरह सीएजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसका बड़ा ख़राब इस्तेमाल हो रहा है। जो एग्जीक्यूटिव सारे खर्चे करती है, उसी एग्जीक्यूटिव को उसका अध्यक्ष बना दिया गया कि वो आप ही देखेंगे आपने खर्चों को। तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल एक्सटर्नल होना चाहिए जो ऑडिट है सारी इसका सरकार मतलब का। क्या हुआ डेमोक्रेसी के लिए? इसकी डेमोक्रेसी के लिए इसका मतलब खतरे की घंटी। बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशन सब्जुगेट होते जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि जो व्यवस्था पहले से चेक्स एंड बैलेंसेस की गई है कि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखता है। मान लीजिए सीवीसी है, सीवीसी जो है वो सीबीआई के ऊपर दृष्टि रखेगा, सीवीसी के ऊपर लोकपाल दृष्टि रखेगा, लोकपाल के ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा, पार्लियामेंट भी होगा, उन सब का वो रहेगा, देख रेख रहेगी। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया में अब एक चेंज लाया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको पार्लियामेंट की देखरेख में लाया जा रहा है, पार्लियामेंट्री सुपरविजन ऑफ ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। तो अब जो सरकारें हैं वो उसका गलत इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर सकती हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। उसकी वजह है कि ये तो आवाज़ें बहुत पहले से उठ रही थी और अब पिछले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हैं कि सीबीआई का और इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है। मैं ज़रा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको डिफ़ाइन कर दिया,
एक मीडिया भी इंस्टीट्यूशन है। जी जी और बिल्कुल। वो भले ही सरकार के अंडर नहीं आता है या सुपरविजन नहीं होता या सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, पर मीडिया की इस देश में बहुत ख़राब हालत बताई जाती है। हम और आप उसका हिस्सा हैं। मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कुछ लोगों को कि विपुल मुद्गल ने बीबीसी में भी काम किया, हमने और आपने साथ में काम किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए हम ठीक एक बात। दूसरे को जानते हैं पहले से। आप हिंदुस्तान टाइम्स के जयपुर एडिशन के एडिटर रहे, फिर लखनऊ में भी एडिटर रहे, इंडिया टुडे में आपने काम किया, आपकी किताब है, आपने पीएचडी की यूके में जाके वगैरह वगैरह, और मीडिया से रिलेटेड आपके सारे सब्जेक्ट्स रहे हैं पढ़ने लिखने के। मीडिया की सिचुएशन इस वक्त इस देश में क्या है, ज़रा लोगों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सब सर्वविदित है, सबको पता है कि मीडिया की ओनरशिप जो है वो मीडिया का गला घोंट रही है। सारा मीडिया कुछ चंद हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा वो है, कुछ 2-3 घराने हैं जो कि हिंदुस्तान का अभी तक सुनते हैं कि 40% 50% मीडिया को वो ओन करते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि जो ये नया सोशल मीडिया है, ये जिसमें फेक न्यूज़ का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, गलत खबरें, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, यानी कि जानबूझ के गलत खबरों को और लाखों की संख्या में लोगों के पास भेजा जा रहा है। तो एक स्टडी थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, और उसमें ये बताया गया है कि जितनी गलत खबर होती है उसके प्रचार प्रसार के उतने ही संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा नुकसान इस समय ये हो रहा है कि उस गलत इन्फॉर्मेशन को इलेक्शन जीतने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, हेट्रेड फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के समाचारों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आप कहें इसके खिलाफ चले गए, उसके खिलाफ चले गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं चलो ठीक है, आपकी भी खबर लेंगे, आपको खबर देंगे, आपकी खबर लेंगे भी, मीडिया को भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मीडिया इलेक्शन को ख़राब करने लगा, मीडिया जानबूझ के नफरत फैलाने लगा देशवासियों के बीच में, तो ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। नहीं, ये तो हकीकत है कि नफरत फैलाने का काम मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा मीडिया करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिस्से इस्तेमाल होता है जो जो हिस्से हैं जो खुद भी कर रहे हैं जानबूझ के, मासूम नहीं है इतने जी, आपने जी। बड़ी दिलचस्प बात की। इस्तेमाल तो लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पैसा दे के वगैरह वगैरह करके, इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल करके। लेकिन मीडिया में ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद ही पक्षपात करना है या साइड लेना है, वो किसी की भी साइड हो सकती है। बात यह है कि ये जो मोड़ है मीडिया के लिए भारत में, इस कदर जो डिवीज़न जो हम देख रहे हैं इसमें, कि एक पोलराइजेशन है मीडिया में भी, जैसे कि पॉलिटी में है। आपने तकरीबन 40 साल गुजारे हैं इस लाइन में, पत्रकारिता में और चीज़ों में। ये कितना ख़तरनाक दौर है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है या ये कोई ख़ास सिचुएशन है? देखिए, 2-3 बातें। एक तो बात ये है कि जो सामने नज़र आ रही है, हमें सामने नज़र ये आ रही है कि मीडिया एक पोस्ट ट्रूथ जनरेशन है जहाँ पे ट्रूथ डज नॉट मैटर। अब जो सच्चाई है उसकी ऐसी तैसी, सच्चाई कहीं और चली गई और आप भावनाओं में बह के जो कुछ कहेंगे वो बात मान ली जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक इको चैम्बर बना के पूरे देश को इस तरह से कुछ बातों को पेश किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। हर व्यक्ति, राजा बोला, रानी बोली, चौकीदार बोला, बच्चा बोला, बूढ़ा बोला, सब बोले पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। तो रुपया गिरा तो आपने कहा पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, कुछ और हुआ तो पॉलिसी, सब लोग पॉलिसी पैरालिसिस की बात करने लगे। हमने एक थोड़ी सी छोटी सी एक शोध किया और हमने कहा कि जब मेल न्यूट्रिशन होता है, जब कुपोषण से बच्चे मरते हैं, तो कभी पॉलिसी पैरालिसिस का इस्तेमाल हुआ क्या? या कभी तो एक ख़ास तरह से आप इको चैम्बर बना के और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के जहन में उतर जाता है कि शायद कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तो ये एक होता है जो कि सबकॉन्शियस में काम करता है मीडिया। वो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है, जो सामने नज़र आ रही है, कम से कम वो मुझे आपको दिखाई तो दे रही है। हाँ, मगर मेरा सवाल यही है आपसे कि वो किस क्रिटिकल स्टेज पे है मीडिया भारत में? देखिए, ये मीडिया डिवीजन किस तरह का है, पोलराइजेशन किस लेवल पे है? देखिए, ऐसे मुझे ही ऐसा जैसे हम लग रहा देखते है, हैं, कोई खास बात है? नहीं, खास बात है, वो सारी दुनिया के मीडिया में है। सारी दुनिया में एक चर्निंग चल रही है। पहले ये माना जाता था कि शायद प्राइवेट मीडिया वो एक तरह से अच्छा रहेगा और वो प्राइवेट इंटरेस्ट के हाथों में नहीं बिकेगा, लेकिन फिर हमने देखा कि जो औद्योगिक घराने थे या जो धनवान लोग थे या जो प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने मीडिया शुरू किया था, वो उसको उसी तरह रखेंगे जैसा होना चाहिए। लेकिन बाद में कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, इतना ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया कि फ़ायदा ही मैटर करता है और कुछ मैटर ही नहीं करता। तो फिर उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद कुछ हाथों में संकुचित होने लगा पूरा मीडिया, और उसके बाद अब हालत ये है कि मीडिया नाम का संस्थान जो है वो सारी दुनिया में
बट लगातार डिक्लाइन पे है। तो मुझे लगता है या तो पब्लिक सर्विस मीडिया को दोबारा से उसको रिसरेक्ट किया जाए। ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, प्रसार भारती के अंतर्गत आता है, कहा गया था ऑटोनॉमी होगी, कोई ऑटोनॉमी अपॉइंटमेंट नहीं है उसमें भी, वो भी एक संस्थान है और उसका अपॉइंटमेंट अगर कायदे से होता तो वो एक के बाद एक सरकारें आती हैं और सरकारें जो आती हैं वो पूरे सिस्टम को निचोड़ के रख देती हैं। आज प्रसार भारती में मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है, इस कदर मदाखलत है, हस्तक्षेप है सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल चीज़ें एक लेवल पे बिल्कुल नज़र आती है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि आप वापस सरकारी मीडियम को दे दीजिए, इसलिए कि वहाँ पे भी सरकार बैठी है और प्राइवेट जो मीडियम है उसमें भी सरकार बैठी है। सरकार बदल भी सकती है, अगली जो सरकार आएगी वो भी यही करेगी। तो इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी पे निशाना है या कांग्रेस पे निशाना है, लेकिन निशाना ये है कि मीडिया की बुरी हालत है। इससे कहाँ से कैसे निकालेगा मीडिया? नहीं, इससे निकलना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में नए मॉडल्स जो है मीडिया के, वो कहीं ना कहीं से पैदा होंगे। या तो ऐसा होगा ये मीडिया पहले से ही काफ़ी पीछे हटता जा रहा है। अब देखिए जिस तरह से टेलीविज़न इरेलेवेंट होता जा रहा है, अगले 10-15 साल में जिस तरह से हम जानते हैं टेलीविज़न को, ऐसा टेलीविज़न नहीं रहेगा। अब चूँकि सोशल मीडिया पे अब लगातार नज़र लोगों की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो शायद उसमें भी कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं आशावादी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आगे आने वाला मीडिया बेहतर होगा, आगे आने वाला सिटीज़न ज़्यादा सजग होगा और हमारे जैसे संगठन, आपके जैसे संगठन भी होंगे जो कि नज़र रखने वालों के ऊपर भी नज़र रखेंगे। ओके तो इसी तरह से मीडिया भी एक बड़ा संस्थान है और वो मीडिया को भी, मुझे लगता है कि मीडिया की खबर लेने के लिए या तो कोई ऐसा या पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हो या फिर ऐसा हो। देखिए सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी पहले जो सरकारें करती थी वो अब प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कभी भी कुछ भी हटा सकती हैं अपने और किसी को भी कभी भी ला सकती हैं सामने। कुछ किसी चीज़ का भी विज्ञापन आप दे सकते हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों के पास तुरंत फोकस तरीके से, टारगेटेड तरीके से मैसेजेस वो भेजती हैं। तो वो मीडिया है तो बहुत ख़तरनाक मीडिया है। ये तो ओपिनियनेटेड मीडिया, साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है कि कुछ आधा प्रो बीजेपी है, आधा प्रो कांग्रेस है। ठीक है, भला के लिए आप अपना जो कुछ करना है आप करें, लेकिन ये जो मीडिया है कि सुबह शाम आपको मैसेजेस तरह तरह के आ रहे हैं, टारगेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, फैन सिटर्स के पास अलग मैसेजेस आ रहे हैं, समर्थकों के पास अलग मैसेजेस जा रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के वोटर्स हैं उनके पास अलग मैसेजेस जा रहे हैं, और आर्म ट्विस्टिंग हो रही है सरकार के द्वारा, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे लगता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है इस समय। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ आखिरी बात कर लेते हैं कि क्या वाकई संकट है? बिल्कुल संकट है, और मुझे ऐसा फ्रीडम लग रहा ऑफ है स्पीच पर आप कह रहे हैं कि संकट है, क्राइसिस है देश में। बिल्कुल क्राइसिस है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैं कई तरह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ, देखिए अब जो नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, जैसे सूचना का अधिकार है, अब उसका गला घोंटा जा रहा है, उसमें गलत लोगों को घुसाया जा रहा है और उसमें उसकी पूरी जो पद की गरिमा है उसको कम किया जा रहा है। इसी तरह से जो जहाँ जहाँ सरकार दखल दे सकती हैं, जैसे कि चैनल कोई नया खोलना चाहे, शुरू करना चाहे, तो उसके लिए लगभग असंभव है अगर वो न्यूट्रल किस्म का व्यक्ति है। लेकिन अगर चमचा किस्म का व्यक्ति है तो आप आज रात को शुरू कर दीजिए, दोपहर को आपने मन बनाया शाम से आप शुरू कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अभिव्यक्ति के ऊपर सीधा सीधा प्रहार करती हैं। और हमारा कहना ये है कॉमन कॉज जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, कि देखिए जो संस्थान हैं यही सुरक्षा करेंगे, सिटीज़न की भी, नागरिक की भी यही सुरक्षा करेंगे और प्रजातंत्र की भी यही सुरक्षा करेंगे। तो अच्छे मजबूत इंस्टीट्यूशंस हों और उनके ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स हों वो अच्छे मजबूत प्रक्रिया के अंतर्गत पारदर्शी, जवाबदेही के साथ बने हुए संस्थान हों, और तो उसमें कोई मजाल नहीं है कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, वो उसके ऊपर नज़र उठा के। मैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमन कॉज, बस उसके हवाले से एक आखिरी सवाल है मेरा, और वो ये है कि सरकारें जो भी होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस को एक लचीला देखना चाहती हैं, है अपनी जगह, दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी तरह से होता है, भारत में भी ऐसा पहले होता है। कॉमन कॉज क्या अभी एकदम से एक्टिव है ये सब चीज़ें करने में? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आम आदमी के लिए बड़ा समझना ज़रूरी है कि आप इस डिवाइड में कहाँ हैं। आप सरकारों, किसी एक सरकार के साथ में होते हैं या हमारे तो बहुत सारे केसेस ऐसे, जैसे देखिए अभी या किसी सरकार के, खास सरकार के खिलाफ होते हैं। अभी हमारा एक केस था जिस पे चर्चा नहीं होती, लोग अक्सर मान लेते हैं कि आप पॉलिटिकल हैं। अभी जैसे पेशेंट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि आपकी मृत्यु हो चुकी है और आपको वेंटिलेटर पर रखा हुआ 8 दिन तक लगातार,
आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपके परिवार से पूछा नहीं जा रहा, और लगातार आपके ऊपर इंट्रूजन हो रहा है मेडिकली, आपको तरह तरह की आपके ऊपर नलियाँ और मशीनें लगाई जाती हैं, तो उसके खिलाफ हमने एक याचिका की थी। वो बहुत सफल हमारी याचिका हुई, और अब हिंदुस्तान में एक लिविंग विल की प्रक्रिया हो गई है। अगर मैं ना चाहूँ तो मेरे ऊपर अस्पताल ज़बरदस्ती वेंटिलेटर नहीं लगा सकता। तो इस तरह का भी आपने केस इस किया? तरह अभी हमने एक केस किया है जिसमें कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो नौकर चाकर और नौकरानियां घरों में काम करती हैं, उनको एक दिन की छुट्टी तक नहीं मिलती, उनको 8 घंटे की ड्यूटी नहीं मिलती, उसके ऊपर हमारी एक याचिका है। वो हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा उसके ऊपर एक फैसला आने वाला है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। राजनीतिक मामलों में हम खिंच जाते हैं अपने आप। देखिए, कोयले के ऊपर हमने किया, कोल का जो आवंटन हुआ था वो गलत किया गया ये था। आप बात कर रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार डॉक्टर थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जी। होते थे। तो कोयले के ऊपर हमने किया। सिर्फ हमारी याचिका ये थी कि जो आवंटन है उसके जो तौर तरीके हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, यानी जो कोल माइंस का जो अलॉटमेंट था वो ट्रांसपेरेंट हो। इसी तरह 2G स्पेक्ट्रम का जो आवंटन था वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये केसेस हमने किए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी तो मैं समझ लेता हूँ एक बार, ताकि लोग भी समझ लें कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे और 2 टर्म्स उन्होंने 10 साल निकाली हैं, आपने उस दौरान भी ऐसे मुकदमे फाइल किए हैं सरकार के खिलाफ, पब्लिक लिटिगेशन वाले, पब्लिक हित वाले, जो उस सरकार के खिलाफ जाते थे। ठीक बात है, या उस सरकार को चुनौती देते थे। इस बार भी ऐसा हुआ कि कुछ छापे पड़े थे। बिरला सहारा डायरीज करके एक केस आया था, उसमें काफ़ी सबूत जो सरकारी एजेंसियों ने जमा किए थे, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ऐसा माना जाता था कि घूस दी गई थी। तो उसमें अभी प्रधानमंत्री जी का भी नाम था, और उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का नाम था, और बड़े बड़े नेताओं के उसमें नाम थे। तो वो केस हमारा संयोग से वो डिसमिस हो गया, वो केस आगे नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चूंकि सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई खोजबीन और जांच को हमने पटल पे रखा था, और हमने कोर्ट में ले जाके कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये बिल्कुल अभी तक हमने नहीं कहा, कॉमन कॉज ने नहीं कहा कि इनमें से जितने लोगों के नाम हैं इनमें से कोई भी आदमी बेईमान है। हम तो मानते हैं कि मान लीजिए सभी ठीक हैं, लेकिन जांच तो कीजिए। लेकिन उन्होंने जांच भी नहीं होने दी। तो चलिए, कोई बात नहीं, किसी और तरह से कुछ और चीज़ पे काम करेंगे। हम लोग जो हैं, हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हमें लगता है कि प्रजातंत्र के अंदर बैठ के ही, प्रजातंत्र का पालन करते हुए, जनतंत्र के सारे इदारों का पालन करते हुए हम जनतंत्र को बचा भी सकते हैं, और उसके उत्थान में भी योगदान दे सकते हैं। विपुल मुदगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। cineinc.com